हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर जीके जीएस जो एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और इससे पहले आपके 6 वीडियो आ चुके हैं, ये सेट नंबर 7वां है। तो जो लोग अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप जाकर देख लें। आप जीके जीएस एसएससी सीजीएल नाम से मिल जाएगी। और ये आपके स्टेट पीसीएस, डिफेंस एग्जाम जैसे एनडीए, सीडीएस, या फिर आप कहिए वाई ग्रुप, साथ में एफ कैट या यूपी, कह सकते हो जितने भी यूपी के एग्जाम होते हैं या स्टेट में, अदर स्टेट में एग्जाम होते हैं, जीके जीएस सभी जगह काम आएगा। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एक स्टेट में या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेलवे, एसएससी सभी जगहों पर पूछे जाते हैं। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का अपनी अनूठी त्रिस्तरीय यानी 3 लेवल की नगर योजना प्रणाली के जाना जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा या लोथल। अब देखिए, जैसे बात बताते हैं, जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर था। मोहेंजोदड़ो इंडस या सिंधु नदी के किनारे था। धौलावीरा गुजरात का जगह है। लोथल भी गुजरात है, लेकिन लोथल एक पोर्ट था और भोगवा नदी के किनारे पर था। क्या? भोगवा नदी के मुहाने पर था। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब यहां पर हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि भाई त्रिस्तरी कहां थी? धौलावीरा में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे, 2 भाग थे। एक तो दुर्ग भाग था जो वेस्ट में था, और नीचे भाग था निचला शहर जो लोअर पार्ट था। धोलावीरा गुजरात में 3 अलग अलग वर्गों में था। ठीक है। अब इसमें यानी कि जो दुर्ग था, यानी दुर्ग में रूलर रहते थे, फिर मिडिल यानी प्रशासनिक, फिर इसमें जो कह सकते हो आम नागरिक लोग रहते थे, है ना। और यहां पर जल संचयन की भी प्रणाली मिलती है। कहाँ? धौलावीरा गुजरात में। बाकी मैंने जो और आपसे यहां पर डिस्कस किया कि हड़प्पा, रावी नदी, इंडस उसके नदी किनारे मोहेंजोदड़ो, धौलावीरा गुजरात में, लोथल भोगवा नदी के किनारे पोर्ट था एक। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते जा रहे हैं भैया, अच्छे से पढ़ लो। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की परमिशन देता है? देखो भाई, 352 में नेशनल इमरजेंसी है। क्या है? नेशनल इमरजेंसी है। अब देखिए, मैंने प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, फंडामेंटल राइट है, ड्यूटीज है, डीपीएसपी है, सिटीजनशिप है, सभी जो कुछ मैंने पढ़ा रखा है। कंप्लीट पॉलिटी रिवीजन नाम से प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। 356 में आपका प्रेसिडेंशियल रूल है। अगर राज्य में सही से नहीं चल रहा है प्रशासन, तो गवर्नर राष्ट्रपति को कहेगा और ये यहां पर लगा सकते हैं। 360 में क्या है भाई? 360 में आपको मिलेगा इकोनॉमिकल या ये कह सकते हो फाइनेंशियल इमरजेंसी, नॉट इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 368 में क्या है भाई? तो 368 में आपको देखने को मिलेगा यहां पर क्या? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिलता है। तो एक साथ में चारों आर्टिकल हो गए। यही एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पूछा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहां पर है? देखिए, पहली बात तो ये भी हो गया ना कि बड़ा सा द्वीप है कौन सा नदी के अंदर, तो ये आपने बताया कि भाई माजुली है। क्लियर? अब जैसे हमने यहां पर डिस्कस किया कि माजुली है, किस नदी में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन से राज्य में है भाई? असम में है। उम्मीद है पॉइंट समझ में आए होंगे। तो माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़ा द्वीप है जो असम में है। 2016 में इसे एक जिला भी घोषित कर दिया गया है ना। एक ही प्रश्न पे मतलब हम चारों चीजों का डिस्कशन कर देते हैं ऑप्शन पे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगला, भारत के कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, जहां वास्तविकता से अधिक लोग लगे होते हैं? जैसे मान लो एक खेत है और एक परिवार है। अब इस परिवार में 5 लोग हैं। अब पांचों लोग खेत में काम करने चले गए। अगर इसमें से हम 2 लोगों को निकाल दें और मजदूरी कर लें, किसी फैक्ट्री में काम कर ले, तो भी खेत के उत्पादन या कृषि उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं। ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? प्रछन्न या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। प्रछन्न। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो देखिए, प्रछन्न जब होती है जब आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं। एग्रीकल्चर में ऐसा देखने को मिलता है कि छोटे छोटे टुकड़े पर अधिक लोग काम करते हैं, उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। उन्हें हटाने से यानी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे बात करते हैं अगले पे। अब ये जो माजुली वाला थोड़ा नीचे लग गया था, मैं माजुली के बारे में बता रहा था। तो माजुली जो है वो क्या है कि एक फ्लूवियल आइलैंड है, मतलब कह सकते हो अवसादों से निर्मित है। कैसे? अब ये माजुली है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी आई, इधर तीस्ता नदी आई, इधर और सारी नदियां, तो सारा मटेरियल एलुवियल इकट्ठा हो गया और ये यहाँ पर
पूरा आइलैंड बना लिया। कहां पर? असम में। किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। क्या खासियत है? लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। आ रही बात समझ में? और फ्रेश वाटर आइलैंड भी माना जाता है पूरे साउथ एशिया में, क्योंकि नदी का पानी है तो मोस्टली सलाइन नहीं, वो साफ माना जाता है। अगला पूछा गया है प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कोई और एक क्वेश्चन था, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। उम्मीद है पॉइंट समझ में आएगा। ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत प्रकाश तरंगों के माध्यम से डेटा एक्सपेंड करते हैं, यानी प्रसारित करते हैं। जब प्रकाश फाइबर कोर की सीमा पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर टकराता है तो पूरी तरह अंदर परावर्तित हो जाता है। जैसे ये है ना, इनकी बात चल रही है, तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर में ऐसे ही चलता है। चलिए अब इतिहास के प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी के हुए, साइंस के हुए, पॉलिटी के हुए। अब अगला प्रश्न है, एकवेशरवाद के प्रचार के लिए 1815 में आत्मीय सभा किसने बनाई थी? पहली बार आत्मीय सभा कब बनी? 1815 में। किसके प्रचार के लिए? एकेश्वरवाद, यानी एक ईश्वर है, तो ये शुरू किया था राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय जी ने आधुनिक भारत का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इन्होंने एकेश्वरवाद पर दार्शनिक चर्चा के लिए 1815 में, कहां पर? कोलकाता में। तो पहली बात ईयर पता चला, फिर प्लेस पता चला, फिर किसने किया? तो भैया राजा राम मोहन राय ने किया। ठीक। और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी थी। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिए भैया। देखो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको हर एक एक्सपेक्ट एक्सप्लेन करूं। और सीजीएल का भी जो वीडियो बना है, प्लेलिस्ट बनी है, वो आप कोई भी और एग्जाम दे रहे हो, रेलवे वगैरह, भैया रेलवे में क्या पूछेंगे भाई? मतलब रेलवे में कुछ अलग हो जाएगा? यही सब रहने वाला है, बस क्वेश्चंस अलग नंबर हो सकते हैं। कह रहे हैं, कौन सी गैस जो है सड़े हुए अंडों की तीखी कैसे गंध के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऐसी गैस है जो रंगहीन चैल्कोजेन गैस है, और ये सड़े हुए अंडों के जैसे स्मेल आती है। अभी भाई जिसने स्मेल किया होगा वही बता सकता है कि इसकी कैसी स्मेल होती है ना। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा को क्या जानते हैं? भाई देखो ऐसा है, ये अपना प्यारा भारत, भैया ये दिल नहीं बना रहे, इंडिया बना रहे हैं, क्योंकि इसी में दिल बसता है। अब यहां पर समझो, ये है चाइना, ये है पाकिस्तान, यहां पर आपका ऊपर अफगानिस्तान लगता है, यहां पर बांग्लादेश लगता है। तो चाइना के साथ मैकमोहन लाइन है। अभी मैं वर्ल्ड की और लाइनें भी बता दूंगा। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लगता है, सिरिल रेड क्लिफ ने किया था। हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री पर भाई साहब पूरा वीडियो पड़ा है। टॉपिक वाइज ज्योग्राफी में आप जब जाएंगे तो उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहां पर मैकमोहन रखा है। अब रही बात, पाक जल डमरू मध्य क्या है? ये इंडिया है, ये श्रीलंका है। इधर पड़ता है गल्फ ऑफ मन्नार, इधर पड़ता है बे ऑफ बंगाल। यही जो है ये पाक स्टेट है। पाक जल संधि मतलब, स्टेट का मतलब होता है जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करे। तो वाटर बॉडी है यहाँ पर कौन सी? बंगाल की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार। पानी वाला भाग जुड़ा तो अलग हुआ इंडिया और श्रीलंका। अब आगे हम इंटरनेशनल बाउंड्री पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई। वर्ल्ड की टॉप, देखो डूरन लाइन किसके बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, यहां पर है डूरन लाइन। अब है क्या कि पहले इंडिया के साथ मानी जाती थी, बट आपको पता है कि भाई डिवीजन हुआ तो बहुत सारी चीजें हुई, जो बाउंड्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल चीजें, इकोनॉमी, है ना, कल्चर, बहुत सारी चीजों पे असर पड़ा दोनों देशों पे। रेड क्लिफ क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ये है रेड क्लिफ। ये जो डॉग जैसा बना है पाकिस्तान है, ये अपना प्यारा भारत इंडिया। ठीक। म- ये मेंडिसिन लाइन है, तो ये पड़ती है कनाडा और यूएसए के बीच में 49 डिग्री पैरेलल। देखो भाई यहां पर ये नॉर्थ अमेरिका है, तो ऊपर है कनाडा, नीचे है यूएसए, इसी के बीच में 49 डिग्री पैरेलल। क्या है? 49 डिग्री पैरेलल। ऑर्डर नीस लाइन, तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। तो भाई इधर पोलैंड है, इधर जर्मनी है, इसके बीच में जो लाइन है ऑर्डर नीस लाइन बोलते हैं। मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच में ये, और कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में लगती है, अरुणाचल प्रदेश में लगती है। तो देखिए बात बात में आपका ये भी तैयार होता जा रहा है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, सीज फ्राइड, तो सीज फ्राइड क्या है भैया? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ये है जर्मनी, ये है फ्रांस, इनके बीच में लाइन है सीज फ्राइड। मैगी नॉट, ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। अब ये है जर्मनी, ये फ्रांस, इनके बीच में मैगी नॉट लाइन है। मैसन डिक्सन लाइन, तो ये है मैरीलैंड पेनिनसिल्वेनिया, और ये यहां पर बनेगी जो अमेरिका वाले क्षेत्र हैं।
ब्लू लाइन किसके बीच में? इसराइल और लेबनान। भैया इंपॉर्टेंट है, इसराइल पूरे साल भर लड़ाई झगड़ा करता रहता है हमास से या ईरान से, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बार इंटरनेशनल बाउंड्री आपसे पूछी जाएंगी। ग्रीन लाइन किसके बीच में? इसराइल, इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया बॉर्डर, इनको कहते हैं ग्रीन लाइन। ब्लू किसके साथ? इसराइल और लीबिया। 38 डिग्री पैरेलल, देखो ये पूरा लाल वाला है नॉर्थ कोरिया, ब्लू वाला है साउथ कोरिया। इनके यहाँ पर जो 38 डिग्री है वो लैटिट्यूड है, जैसे 49 डिग्री था यूएस कनाडा के बीच में, तो वो लैटिट्यूड में है। फिर 17 डिग्री पैरेलल वियतनाम और मतलब नॉर्थ और साउथ वियतनाम। वियतनाम एक ही देश है लेकिन बीच से डिवाइड है, और वो 17 डिग्री पैरेलल की वजह से। 24 किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसे हम सर क्रीक विवाद भी कहते हैं, सर क्रीक विवाद। इसका क्या मतलब? क्रीक का मतलब होता है कटा पिटा एरिया, तो बहुत कटा पटा एरिया है गुजरात के पास में। 49 डिग्री पैरेलल नॉर्थ वेस्ट में, और ये वही यूएस कनाडा और कुछ आइलैंड उसके बीच में है। 33 पैरेलल इराक, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट यहां पर है। तो जो इंटरनेशनल बाउंड्री, जिनको पूरा वीडियो देखना है भाई वो उसको आप देख सकते हो जाकर। अगला है, ये मैंने पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? देखो आर्टिकल 64 के तहत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये क्या करते हैं? ये जो राज्यसभा होता है उसके पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पार्लियामेंट वाला मैंने पढ़ाया है, आप जाकर पूरा वीडियो देखिए। कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट ज्योग्राफी, ऐसे करके वीडियोस के प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं। तो देखो भैया, पार्लियामेंट है हमारा 79 में, फिर आता है प्रेसिडेंट आर्टिकल 52, फिर आता है राज्यसभा 80, लोकसभा 81। राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। राज्यसभा परमानेंट है, लोकसभा नॉन परमानेंट है। राज्यसभा के व्यक्तियों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसमें 5 वर्ष या बहुमत तक। ठीक, ये बेसिक बात हो गई। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। और लोकसभा का जो होता है अध्यक्ष चुना जाता है, जैसे प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला साहब हैं। तो हमने लोकसभा स्पीकर के बारे में भी वीडियो बनाया है भाई साहब, देखो। अब मुझे हर क्वेश्चन में बताना पड़ रहा है बट आप देख लो। अगला है कि भाई जो सेल होती है उसमें आत्मघाती यानी सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? तो ये किसको कहते हैं भाई? यहां पर सिंपल सा बात है, लाइजोजोम को बोलते हैं। कहां गया ऑप्शन बी? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ये आप बचपन से पढ़ते आए हो। क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। राइजोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कौन? प्रोटीन सिंथेसिस कहता है। क्लियर? और जो बात आई यहां पर बात गोल्जी का है, ये पुलिस ट्रैफिक की तरह काम करती है। अभी मैं पूरी लिस्ट दिखा देता हूं कौन क्या कर रहा है। अब देखो, सबसे पहले न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटी, यूकैरियोटिक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फोल्ड्स प्रोटीन। गोल्जी कॉय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या पैकेजेस, वोक्यूल मटेरियल को स्टोर करते हैं। लाइजोसोम मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है जिसको हम पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करती है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर भरा हुआ आता है। तो भैया देखो, एक ही क्वेश्चन में सब आपको साइंस की भी क्वेश्चन मिल गए। क्यों भाई, आप बताओ कमेंट करके कि क्या आपको रेलवे में या एनडीए में, सीडीएस में, एफकैट में, वाई ग्रुप में, आर्मी जीडी में, है ना, यूपी पुलिस में, तो कहाँ नहीं मिलता है क्वेश्चन? सब जगह मिलता है। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या है? पूछा है मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन तो आपको समझ में आता है भाई, वस्तुओं के दाम में वृद्धि होती रहती है। स्टैगफ्लेशन का मतलब है कि हाई इन्फ्लेशन और स्थिर विकास दर जिसमें उच्च बेरोजगारी दर होती है। कह रहे हैं स्टैगफ्लेशन एक ऐसी विसंगति है जब एक ही समय में हाइयर इन्फ्लेशन हो और इकोनॉमिक ग्रोथ कांस्टेंट हो लेकिन बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो, उसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। अगला है 1971 में हस्ताक्षरित यानी सिग्नेचर किया हुआ रामसर कन्वेंशन कैसी संधि है? तो ये वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि की संधि है। अब देखिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। आज की डेट तक, यानी कि आपकी डेट कौन सी है आज? 12 तारीख, 12 कौन सी? 12 जून 2026 तक 100 रामसर साइट हो चुकी हैं इंडिया में। 100th है सुरहाताल बलिया। कौन सी? सुरहाताल बलिया है। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि 100 नंबर की बनी है, इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। फिर कहोगे सर 99 भी बता दीजिए। ये शेखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अलीगढ़ में। शेखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ? अलीगढ़ में है। तो ये जब आप लगातार हमारे टच में रहोगे, ये हमने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया है, आप जाकर देखें।
अब रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था, क्योंकि रामसर पड़ता ही ईरान में है, और इसी से संबंधित है भैया मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, तो भैया इस पर भी वीडियो है हमारा, आप जाकर देखिए। जितनी भी आर्द्र भूमि है कंकरेंट इशू पे, समसामयिक मुद्दों में, ये आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। तो भैया इंपॉर्टेंट कन्वेंशन देख लो और बता देते हैं। रावसन कन्वेंशन 1971। फिर अगला है जो कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, साइट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, साइट्स। तो ये कब हुआ था, 1973। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन को लेकर 87 में। वियना कन्वेंशन 88। कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 92। फिर यूएनएफसीसी फ्रेमवर्क 1992। बासल कन्वेंशन 1989। रियो समिट ब्राजील में 1992, इसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, और इसी में एजेंडा 21 आया था, 21वीं सदी में हमें किन मुद्दों पे बात करने हैं, उसी को लेकर। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001। फिर कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से सन 2000 में। यूएन रेड का 2008 में। तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल 2010 जापान। मिनीमाटा, पारा की वजह से जो पोल्यूशन फैला था 2013। यूएनसीडी यानी कि यूएनसीसीडी कन्वेंशन ऑन द कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन 94 में। क्योटो प्रोटोकॉल आया था, CO2 के एमिशन को कम करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो, 97 में। रॉटरडैम कब आया, 1998 में। सबसे इंपॉर्टेंट कॉप 21, ये हुआ था 2015 में, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन। अब आप कहोगे सर इसी के बारे में क्यों डिटेल दिए, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा गुरुग्राम में। फिर कहोगे अभी भी हमें समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया समझ में, अब समझ में आएगा। यूएसए ने इससे अपने आप को बाहर निकाला है, तो अब उम्मीद है कि इससे प्रश्न और बनेंगे, अभी तक बनते रहे हैं, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक। अगला, सत्रिया किस भारतीय राज्य का नैतिक सर मतलब शास्त्रीय नृत्य है। भैया देखो ऐसा है, पहले सेट से या पहले लेक्चर से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि भैया हमारे राज्य मतलब देश में 8 क्लासिकल डांस है। सत्रिया असम का है, मणिपुर में मणिपुरी पड़ता है, कौन सा, मणिपुरी, ठीक। केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली। उड़ीसा में ओडिसी। चलो पूरी लिस्ट दिखाता हूं आपको, नीचे है यहां पर, ये देखो क्लासिकल डांस है, मैं सारे कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लगा लो भैया। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कहाँ है भाई, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु। कथक यूपी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में ओडिसी। कथकली केरल। सत्रिया असम। मणिपुरी और मणिपुर में। मोहिनी अट्टम केरल। एक छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन जगहों पर छऊ नृत्य देखने को मिलता है। पर हमारा जो हमने एक वीडियो में बताया था कि इसको 7 माने, सॉरी 8 माने जाते हैं, अगर नवा पूछे भी तो आप छऊ नृत्य बता सकते हो। चलिए ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं जो भी एक रह गया था इनके बारे में। व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति, ये लाया था डलहौजी। वेलेजली क्या लाया था, वेलेजली लाया था सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। मैं दोनों को समझाता हूं कि क्या थी ये दोनों संधियां। देखो भाई, सहायक संधि का मतलब था, मान लो ये है, इधर मान लो कोई मतलब किसी रियासतें थी, ठीक है, देसी रियासत एक है, देसी रियासत दो है, यहाँ पर अंग्रेज हैं। अंग्रेज इनके पास बोले, कह रहे भैया ऐसा है पड़ोसी तुम पे अटैक करेगा, तो एक काम करो हम तुम्हारी मदद करें। कह रहे कैसे, बोले कि ऐसा है हमारी सेना रख लो, इनको किराया खर्चा सैलरी दे देना, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, ठीक। यहाँ कुछ सैनिक हो गए। अब यही बात ये इनसे बोलने लगे कि यार सामने वाला तुम पे अटैक करने वाला है, हमसे कुछ बात किया था। अब ये दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर भी अपनी सेना रख दी। अब ये सैनिक जो है रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं किसको, अंग्रेजों को। यही वेबगत था। और जो लखनऊ था, वो कह सकते हो कुशासन के आरोप में आउटरम ने रिपोर्ट लगाई थी। किसने, आउटरम नाम के व्यक्ति ने, आउटरम। तो इसने कहा था कि भैया लखनऊ में या अवध में जो ये है क्या नाम, प्रशासन सही नहीं चल रहा है, तो उस वजह से उसको हड़प कर लिया गया था। तो डलहौजी 1848 से 56 तक गवर्नर जनरल था। इसने इसके तहत किसी शासक की मृत्यु के बिना प्राकृतिक रूप से पुरुष उत्तराधिकारी की हो जाती थी। जैसे झांसी की रानी, इनके पास खुद का पुत्र था नहीं, इन्होंने पुत्र को किया एडॉप्ट। अब ये जो अंग्रेज कह रहे हैं कि भैया एडॉप्टेड सन झांसी का किंग नहीं बन सकता है, आपका बायोलॉजिकल होना चाहिए। बायोलॉजिकल आप समझ गए होंगे कि भैया खुद का बच्चा होना चाहिए, आप कहीं से गोद ना लिए हो, ठीक।
कोई और ऐसा एग्जाम्पल था? बिल्कुल, जो अवध था यहाँ पर, जो क्या नाम है, जो बेगम हजरत थी, तो इन पे क्या था कि इनका बेटा जो था वो ब्रिजिस कादिर था। क्या था? ब्रिजिस कादिर। तो वो भी अडॉप्टेड था, तो ये लोग कह रहे थे कि हमको दे दो, ये सब था। ठीक है। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा, भाई ये इस काम के लिए तो हम अंग्रेजों का सपोर्ट करते हैं। सती प्रथा। अब सती प्रथा क्या है? जब किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो हस्बैंड की चिता पर वुमेन को बिठा के जला दिया जाता था, उसकी वाइफ को। तो काफी क्रूर था। और राजा राम मोहन राय ने इनकी मदद करी थी। अभी मैंने आत्मी सभा और ब्रह्म समाज बताया था ऊपर, ये मैं बता ही चुका हूं। अगला है कि कौन सा पास किसको जोड़ता है। पास क्या होता है? पहाड़ों के बीच में या जो रास्ता होता है, उसे बोलते हैं पास। हिंदी में कहे तो दर्रा। और इसको इस साइन से हम ऐसे डिनोट करते हैं। कैसे? मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ऐसे। तो ये कहाँ है? श्रीनगर। ये जोजिला दर्रा जोड़ता है ना। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम में। अभी एक मैं लिस्ट दे रहा हूं और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप जीके बाई ब्रजेश सर पे पड़ी मिल जाएगी। आप वहां से आप इसको क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर लीजिए, जीके बाई ब्रजेश सर से। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं भाई। तो आओ जरा पहले सारे वो देख लिया जाए पहले। अच्छा क्वेश्चन कर, नहीं कर लो, कर लो। देखो भैया, ये जो रेड लाइन है, ये है लद्दाख। नीचे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में बुर्जिल पास, पीर पंजाल, बनिहाल। ये जो है, ये वाले हैं हिमाचल प्रदेश के। देखो एरो देखो, ये क्या है? नीचे हिमाचल प्रदेश। बड़ा लाचा, वो देवसा, रोहतांग, शिपकिला, ये हो गए उत्तराखंड के। कौन कौन से? मुलिंगला, मांगसा, धीरा, माना, नीति और लिपुलेख, ट्रेल्स और नाकू। बाकी इधर की भी देख लो, बोमडिला, नाथुला, जिले प्लस सिक्किम में है। अरुणाचल में यांगयाप, कुंजवांग, चंकन, है ना, दिफेर, ये सारे पास। ठीक। मिजोरम में मिजो हो जाएगा। तुजू पास, सॉरी तुजू पास। अब आते हैं इस पे। कह रहे हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर किस में रखा गया था? 300 ए में रखा गया है। ठीक। तो ये हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1970। कब में हुआ था? 8 में, 1978 में हुआ था। तो 1978 के 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आर्टिकल 91 एफ और आर्टिकल 31 के संपत्ति को अधिकार हटाया गया। आर्टिकल 31 क्या कहता था? कि आपके पास राइट है कि आप संपत्ति कितनी भी रख सकते हो, है ना, और उसको सरकार हड़प नहीं सकती। लेकिन अब ये नियम हट गया, सरकार कोई वेलफेयर काम करेगी, आपको पैसा देगी और आप वहां पर, वो आपको वहां से हटना होगा। तो ये जो है संपत्ति का अधिकार, अभी भाग 12 के आर्टिकल 300 ए में है। ये हम बात आपको पहले ही बता चुके हैं। तो क्योंकि चूंकि लंबी वीडियो रहेगी ये, क्योंकि हमने और भी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं, तो आप उसको भी पढ़ते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये दर्रे वाला पार्ट हो चुका है। यहां पर देखो क्या है भाई, पूछा है कंप्यूटर सिस्टम में कौन नॉन वोलाटाइल यानी स्थाई है? रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब पता है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करती है। कंप्यूटर बंद किया, लाइट चली गई, अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो वो मेमोरी उड़ जाती है। लेकिन जो रोम होता है वो ज्यादा स्टोरेज वाली होती है। जैसे आप एसएसडी हो गया या फिर हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब चीजें जो परमानेंट। हालांकि अगर कंप्यूटर की बात करेंगे जो, तो उसमें फिक्स रहती है। ठीक। रैम कैशे और वोलेटाइल मानी अस्थाई होता है। अगला कह रहे हैं किस विटामिन से, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रिकेट, सूखा रोग होता है। स्कर्वी होता है सी की वजह से। बेरी बेरी बी1 है, रतौंधी ए है। क्लियर? तो मैंने यहीं पर बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे उस दिन मैंने बताया था, बी और सी वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलेंगी। ठीक। बाकी कीड़ा, फैट लिख लो, F80 फैट। फैट में कीड़ा नहीं आना चाहिए ना, घुलेगा नहीं, नहीं तो ऐसे याद कर सकते हो। बी और सी वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुल जाती है। देखो भैया लिस्ट लगी है, सबके नाम देख लो, है ना। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रेटिनॉल कहते हैं। रतौंधी जिसको, बी1 बेरी बेरी, बी2 क्या है, एरिबोफ्लेविसिस है, बी3 प्लागरा रोग है, बी5 पेरेस्थीसिया, बी6 यानी खून की कमी से एनीमिया, बी7 में डर्मेटाइटिस और इंटराइटिस, बी12 मेगा ब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसमें आपको याद करना भी है, मैच दी फॉलोइंग आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है। बी7 में 17 में कैंसर, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स,
और रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्ट्रोमलेशिया बड़ों में होता है। आप सेट नंबर 5 जाकर देखिए, ये समझाया है मैंने। विटामिन ए लेस फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता को कम कर देता है। फिर है विटामिन के नॉन क्लॉटिंग ब्लड यानी ब्लड को जमाता मतलब जमाने में थक उसमें मदद करता है कि भाई थक्का न बनने न पाए, क्लॉट न बनने पाए। तो उम्मीद है भैया याद आ गया होगा। आगे है प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अलबरूनी महोदय ने। इब्न बतूता के बारे में भैया मैंने कई बार बताया है, सेट नंबर 5 या 6 में जाकर देखो। मैंने बताया है कि मोहम्मद बिन तुगलक, इससे पहले वाले में बताया, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये व्यक्ति आता है, कहां से आता है? मोरक्को से आता है। और मोरक्को से जब आ रहा है तो उसने एक पुस्तक लिखी, रुहेला। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लो, लिख लो, है ना। चलो आगे बात करते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहे हैं कि वायु पृथ्वी के सबसे नजदीक वायुमंडलीय परत जहां सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, तो ये होता है ट्रोपोस्फेयर में। क्लियर? अब देखो मैं इसका बता देता हूँ सारी लेयर्स के बारे में, आपको यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ। क्लियर? अब देखो, कह रहे हैं कि 0 से 18 किलोमीटर, पोल पर 8 से 6 से 8 किलोमीटर होती है। कितनी? पोल पर 6 से 8। तो यहीं पर क्या होता है कि वेदर एक्टिविटीज होती हैं, तो भैया डिस्टरबेंस हुआ, फ्लाइट नहीं उड़ाए जाएंगे। इस परत में 165 मीटर आप ऊपर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस नीचे आया, या आप 1000 मीटर ऊपर गए यानी 1 किलोमीटर, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे आएगा। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाई जाती है। मीजोस्फेयर में उल्का या मेटेओर्स जलते हैं, और इसका टेम्परेचर पहुंच के -100 डिग्री हो जाता है, यानी ये कोल्डेस्ट लेयर है। थर्मोस्फेयर को और क्या बोलते हैं? आइनोस्फेयर बोलते हैं। यहीं पर जो लाइट चमकती है उसको अरोरा बोलते हैं। नॉर्थ पोल पर अरोरा बोरियोलिस और साउथ पोल पर अरोरा ऑस्ट्रियालिस होता है। इसी में सेटेलाइट लगाए जाते हैं। सेटेलाइट ऊपर तब जाते हैं जब उनकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है। वो पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है भाई? तो ये पूरा एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में था, हमने डिटेल बताई आपको। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस सिर्फ देख रही है, अभी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो हमारे लिए भाई मोटिवेशन वही है, जीके भाई ब्रजेश सर चैनल जिस पे आप देख रहे हो उसको सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जीके भाई ब्रजेश। वहां पर पीडीएफ, करंट अफेयर, तमाम चीजें मैं आपसे शेयर करता आ रहा हूँ लगातार। पॉलिटी की वीडियो, ज्योग्राफी की वीडियो, करंट यानी समसामयिक मुद्दे, सभी पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग जाकर इसको देखिए, एसएससी सीजीएल वाली सीरीज चली रही है। तो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी लोग तक पहुंचे और हम आपसे जुड़े। और मुझे भी अच्छा लगता है आपके लिए और ऐसे वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।